Good morning to all of you. Welcome back. This is the second class for the day. अब लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स अपलोड की हैं. आप लोग प्लीज़ एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है. एंड मैंने राइट्स की पीडीएफ अपलोड की है, डेमोक्रेसी की अपलोड की है. देन कुछ पीडीएफ हैं जैसे कि इक्वालिटी की हो गई और आपकी जस्टिस की पीडीएफ है. ये तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ. अच्छा, ये तो बैच नंबर 6 की है. सॉरी. हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली मैंने एक पीडीएफ अपलोड की है जो आपको मैंने ग्रुप में दी थी टेलीग्राम पे, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर एक अलग से पीडीएफ अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी बच्चा आता है हिंदी मीडियम के लिए दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज पीडीएफ. बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीडीएफ है हिंदी वालों की वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है. बाकी स्टेट से थोड़ी एडिशनल पीडीएफ मैंने अपलोड की हैं, जैसे नेहरू, राम मनोहर लोहिया, पेरियार, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं. एक दो बारी क्वेश्चन हमने देखे हैं तो उस हिसाब से मैंने डाल दी है. आप लोग डाउनलोड कीजिएगा इसको और एक फोल्डर मेंटेन करके रखिए इसका, ठीक है, फॉर ऑल दीज नोट्स. तो आज की क्लास का सेशन क्या है? नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो ये टॉपिक हमको आज कवर करना है, ठीक है. तो इस टॉपिक को शुरू करेंगे अभी. वेट अ मिनट. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाली भी एक बार मैं कर देती हूँ. लास्ट क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन खत्म कर लिया है एंड हमने कवर किया नेचर ऑफ स्टेट. ये दो टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं लास्ट क्लास में. 3 टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं. उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे जब भी मैं क्लास रखूँगी, ठीक है. आपका सेशन ओवर होने के बाद में आई विल सी ये कौन से मुझे सेशंस और ऐड अप करने हैं. कुछ एक आई थिंक 3 सेशंस ऐड करूँगी, ठीक है. 3 सेशंस आई विल ऐड. तो 4.5 4.5 आई थिंक, हाँ ऐसे हो जाएगा. 3 सेशंस ऐड अप हो जाएंगे. एक मिनट. लेक्चर 1 की मैं अलग से कर रही हूँ, शायद मैंने अपलोड नहीं की थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की. फिर लेक्चर 2 की. ऑलमोस्ट डन. हाय अंश. गुड मॉर्निंग. तो नया टॉपिक आज हमने शुरू करना है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. थ्योरीज कवर करेंगे बेसिकली, ठीक है. बाकी आईआर जो है आपका वो अलग से हम कवर करेंगे. आईआर की जो आपकी बेसिक आईआर की क्लासेस होंगी वो होंगी दिसंबर में. दिसंबर में एक मेरा बैच का कोर्स चलेगा, उसमें बेसिक आईआर होगा जिसमें बिल्कुल ज़ीरो से एकदम स्क्रैच से आईआर पढ़ेंगे हम.
हाँ, वन IR कोर्स जो मैंने अभी स्टार्ट किया है ना शुभा, वो हिंदी, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम में नहीं है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम के पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, अभी अगले 1.5 घंटे तक आई एम गोइंग टू डायरेक्टली वेट, दिस आंसर इज फ्रॉम आइडियोलॉजी क्लास। अच्छा, ये जो आज का क्वेश्चन है मनदीप, वो क्वेश्चन है ये। इसको मैं कल, आज या तो शाम को हमारी क्लास में लूंगी, एक आंसर राइटिंग वाली, या तो उसमें से करूंगी मैं। ठीक है, उस टाइम पे मैं आपका कवर कर लूंगी, मतलब चेक कर दूंगी, तब मैं बता दूंगी, या फिर कल सुबह होगी हमारी क्लास तो उसमें बता दूंगी। अभी फिलहाल चेक नहीं कर सकते, टॉपिक कंप्लीट करना है यहाँ पर, वरना टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। आंसर राइटिंग तो हम दूसरे सेशन में भी कर सकते हैं चेक। नहीं नहीं अंश, अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुआ है, मुझे बताने दो क्या हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। वेट अ मिनट। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं एक बार बता देती हूँ मैं। पहला जो सबसे मेन टॉपिक है वो है अप्रोचेस का, कि कौन कौन सी अप्रोच है। इसमें 7 अप्रोचेस हैं, सारी अप्रोच कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, ये भी आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है responses towards globalization from various societies। तो ग्लोबलाइजेशन वाला भी टॉपिक इसी में आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये भी फिनिश हो चुका है। फिर एक टॉपिक आता है प्रेशर ग्रुप्स का, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट। ये टॉपिक पेंडिंग है अभी, सिर्फ ये टॉपिक पेंडिंग है, ये तीनों टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक के लिए एक क्लास लगेगी, इसकी क्लास मैं अलग से ऐड करूंगी इस नाम से, या तो ऑलरेडी होगी, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई विल टेल यू। आपकी क्लास में ही देख लेती हूँ मैं शेड्यूल में कब है आपकी ये वाली क्लास। अक्टूबर 11, आज क्या है, 23 है ना, तो कल 24 है। मार्क्सिस्ट फंक्शनल सिस्टम, मार्क्सिस्ट फंक्शनल, हाँ, ये टॉपिक आपका कवर होगा 26 तारीख को, 26 तारीख को। और एक 30 तारीख को क्लास थी जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें हम फर्दर कुछ और देख लेंगे। ठीक है, 30 तारीख को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अदर अप्रोचेस की क्लास है, बट मैं आपको वहाँ पढ़ा चुकी हूँ इसको। ये रीशेड्यूल कर दिया होगा ना इन्होंने, मैंने छुट्टी ली थी बीच में, दैट्स वाई। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि जो थ्योरीज वाला पार्ट है ना पूरा, थ्योरी वाला हो गया और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला, ये इस महीने के एंड तक फिनिश हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसमें आता है आपका, हम्म, ऑलमोस्ट हो चुका है। 26 तारीख को हमारी इसकी क्लास है, 26 को कवर करेंगे इसको, 26 को, इसको 26 को कवर करेंगे। ठीक है, ये तो क्लास यस्टरडे इवनिंग ऑल्सो नहीं, कल शाम को कोई क्लास नहीं लिया मैंने अंश, लेकिन कल मंडे था ना, तो मैंने क्लास ली थी, आ, कल ट्यूसडे था, अच्छा आज वेंसडे है, मुझे याद ही नहीं है। देखो, मंडे को एक क्लास ली थी मैंने आपकी, तो मैंने मंडे वाली क्लास में यहाँ पे दूसरी जो अप्रोचेस थी वो कवर कर ली थी। आज की क्लास में हमने डाउट क्लियरिंग सेशन था, ये दोनों चीज़ें कवर कर ली हमने।
ये बचा है, ये 26 को होगा, ठीक है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। अभी आज हमें इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी पढ़नी है। बाकी अभी क्या होगा, एक क्लास मैं इसकी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसकी तो 26 को करनी है। मैं 2 क्लासेस ऐड करने वाली हूँ, 3 क्लासेस एक्चुअली आप लोगों की, ठीक है। कोई बात नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। मेरी तबीयत खराब की वजह से ना आज सिर्फ मैं आप ही लोगों की क्लासेस ले रही हूँ और किसी की नहीं ले रही हूँ, लेकिन तबीयत खराब की वजह से ये इशू रहा है मेरे साथ। लेट मी अपलोड, एक मिनट। हम्म, तो जैसे कि मैं बोल ही रही थी आपको कि मैं यहाँ पे कवर करूँगी आपका 3 क्लासेस मेरे को ऐड अप करनी है, जिसको मैं शायद क्लासेस का टाइमिंग देख लेते हैं एक बारी, मैं कब रखूँगी बता देती हूँ ताकि डिसाइड भी हो जाए मेरा टाइमिंग्स और नेम। आपकी क्लास 29 को कोई क्लास नहीं है आपकी, 29 को छुट्टी है, और 24 को भी एक क्लास है, और 24 को एक क्लास है। कल आपकी एक ही क्लास है, ठीक है। तो कल मैं एक शाम को क्लास रखूंगी आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है, 3 क्लासेस लेनी है ना मुझे। यहाँ पे 29 मुझे खाली दिख रहा है अभी फिलहाल, और 31 को 2 क्लासेस हैं, 30 को 3 है, 29 एंड 27 ऐसा कर लेते हैं। सो 27 एंड 29 दो डेट्स मैं रख रही हूँ, ठीक है। 27 को मैं लूँगी आपकी 2 क्लासेस, हालांकि उस दिन दिवाली है तो मैं सिर्फ मॉर्निंग में क्लास लूँगी, ठीक है। मॉर्निंग में 2 क्लासेस लूँगी, जल्दी सुबह ही ख़त्म कर देंगे ताकि आप रेस्ट ऑफ द डे यू कैन टेक ऑफ फॉर दिवाली, फॉर सेलिब्रेटिंग दैट, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि मैम उस दिन क्लास मत रखो, तो यार पढ़ाई में तो रोज़ ही पढ़ना पड़ता है, यू शुड बी सीरियस अबाउट इट। बाकी रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी राइट्स एंड इक्वालिटी, नाम भी यही रहेगा लेक्चर का, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में डिफिकल्टी ना हो। राइट्स एंड इक्वालिटी, ठीक है। इसमें लिखूंगी राइट्स एंड इक्वालिटी साथ में ही, और इसमें भी ह्यूमन राइट्स लिखूंगी, सिर्फ राइट्स नहीं लिखूंगी, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी। और जो दूसरी सेशन रहेगा हमारा 27 का, उस दिन जो दूसरा सेशन होगा उसका नाम होगा जस्टिस, इंट्रोडक्शन टू जस्टिस, इंट्रोडक्शन टू जस्टिस। एंड 29 को जो सेशन होगा उसका होगा रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड कम्युनिटेरियन क्रिटिक, ये से क्रिटिक वाला रहेगा यहाँ पे वैसे भी रॉल्स थ्योरी और इंट्रोडक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये 27 और 29 को आपकी 2 क्लासेस होंगी, और बाकी आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन आ रहा है 30 को, और एक आ रहा है 31 को, 2 डाउट क्लियरिंग सेशन है। इन डाउट क्लियरिंग सेशन में, एक डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं एम एन रॉय कंप्लीट कर लूंगी, और दूसरे में हम अंबेडकर कवर कर लेंगे। गांधी तो हमारा हो ही चुके हैं फिर, तो इसी के साथ हमारा सारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें लेट मी टेक अ फोटो ऑफ इट सो दैट सेशंस के नाम में आगे नो डिसाइड, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं विच आई वांटेड टू टेल, तो बता दो, हाँ ठीक है, ओके। सो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थ्योरी पार्ट कवर करना है हमें, तो मैं पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। बीच में जब मैं डाउट पूछूंगी तभी मैं डाउट लूंगी आपके,
आपको कोई डाउट आता है पेपर में आप लोग लिख करके रखेंगे, बिकॉज मुझे ये चीज़ कवर करनी बहुत ज़रूरी है। टाइम से हम कवर करेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा, थ्योरी से रिलेटेड है ये, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में नहीं आता ये, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद का सेकंड टॉपिक में आता है ये, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले तो देखो सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है, नेशनल मतलब नेशन, नेशंस के बीच में, आपस में, इंटर मतलब आपस में, अमंग, तो यानी ऐसे रिलेशंस जो नेशंस के बीच में हो आपस में, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। और नेशंस का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ था हमारा 1648 में, मैंने आपको पहले भी बताया था। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले यूरोप में वॉर चल रही थी, यूरोप में 30 सालों की 30 इयर्स वॉर चल रही थी बाल्कन में, जिसकी वजह से बहुत ही एनार्की थी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी, एनार्की थी, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, तो इतने देर इतने सालों तक वॉर चलता रहा तो लोग इससे काफी तंग आ चुके थे। तो इसीलिए बहुत सारे जो आपस में जो भी पार्टीज होंगी साथ में आएंगी और ट्रीटी साइन करेंगी, और उसी के साथ में हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट का गठन होगा, यानी मॉडर्न नेशन स्टेट क्रिएट किया जाएगा। मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया क्या था? याद होगा आपको, सॉवरेनिटी का टॉपिक पढ़ा था हमने, तो उसमें 4 एलिमेंट्स देखे थे कि एक नेशन स्टेट में एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है डिफाइंड, कि ये इस पर्टिकुलर बाउंड्री में सिर्फ हमारी चलेगी, दूसरा कंट्री इसमें अपनी नहीं कोई भी रूल चला सकता। दूसरा, यहाँ पर पॉपुलेशन रहेगी एक फिक्स्ड पॉपुलेशन, जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो होने चाहिए। सॉवरेनिटी होती है, ये भी देखा था हमने। और सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर किसके पास में होगी बनाने के लिए, कि रूल कौन बनाएगा, वो चीज़ इसमें रहेंगी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं नेशन स्टेट के। तो हम देखेंगे कि 1648 में वेस्टफेलिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन है वो सॉरी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की जाएगी, तो 1648 में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। इसी के चलते जो यूरोप में 30 ईयर वॉर चल रही थी, वो वॉर यहाँ पर एंड कर दी जाएगी और आगे जाकर के नेशन स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन नेशन स्टेट से पहले यूरोप में क्या था? नेशन स्टेट से पहले जो ये लड़ाइयाँ हो रही थी यूरोप में, था रोमन एम्पायर। इससे पहले रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। रोमन एम्पायर क्या था? रोमन एम्पायर एक टाइप का लूज कन्फेडरेशन थी। एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक होता है फेडरेशन और दूसरा है कन्फेडरेशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि कन्फेडरेशन जो होता है इसकी एक एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड बाउंड्री लिख सकते हो इसको। कन्फेडरेशन में ऐसा नहीं होता, कन्फेडरेशन में लूज होता है बाउंड्री, मतलब आपस में दो तीन होंगे वो अलायंस बना करके लूजली, कि यहाँ तक हमारा वो है मतलब एरिया है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो ये थोड़ा लूज रहता है, ऐसे देखेंगे हम। तो रोमन एम्पायर का ऐसे कन्फेडरेशन हुआ करता था, इस टाइप की पॉलिटिकल लाइफ हुआ करती थी। एंड हमने देखा कि चर्च बहुत इंटरफेयर करती थी रोमन एम्पायर। चर्च इंटरफेयर करने की वजह से ही जो स्टेट था, स्टेट के मैटर्स में भी चर्च का बहुत इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते आगे जा कर के चर्च बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो जाएगी, ऐसे मतलब डिसीजंस देगी चर्च, जिसके चलते लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोग यहाँ पर रिवोल्ट करेंगे स्टेट के अगेंस्ट में। तो अगर आप याद रखो 1648 के पास की बात अगर याद रखो, तो हॉब्स इसी टाइम से बिलोंग करते हैं, 1500 1600 के टाइम पे, जब देखेंगे कि प्योरिटन रेवोल्यूशन ब्रिटेन में चल रहा था। ऐसे ही
इटली में भी यही सब चीज़ें हो रही थी, चर्च बहुत इंटरफेयर कर रहा था। ऐसे ही हम देखेंगे आगे जा कर के कि जॉन लॉक के टाइम पे आगे यहाँ पर सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब एक वो बन चुका है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट की बात होगी उसके पास में, पीसफुल टाइम्स होंगे ये, तो यहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन होगा, तो एकदम पीसफुली यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, ये हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर एक तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। यस, रोमन एम्पायर पूरे यूरोप में था, क्योंकि एम्पायर की मैं बात कर रही हूँ तो पूरे यूरोप में होगा। चर्च का जो इन्फ्लुएंस था पूरे यूरोप में था। ठीक है रश्मि, अब दूसरी चीज ये आती है यहाँ पर कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात होती है और सॉवरेनिटी होती है, मतलब कौन इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे रूल बनाएगा, तो ये इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। मतलब कभी तो या तो ये यूज कर लिया, कभी या फिर सॉवरेनिटी वर्ड यूज कर लिया। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे फंडामेंटल रहता है नेशनल इंटरेस्ट। जैसे आपका देश कोई भी डिसीजन लेता है, इंडिया इंडिया में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि यूएसए ने रिसेंटली जब 2018 में काटसा शुरू किया था, तो यूएसए की ये था कि जो भी रशिया या ईरान के साथ में जो भी देश डील करेगा उस पे हम काटसा इम्पोज करेंगे, उस पे हम थोड़े सैंक्शंस इम्पोज करेंगे। ठीक है, अब इस मामले से अगर ऐसा काटसा आया है, हमारी इंडिया यूएसए के साथ में काफी अच्छी मतलब डिफेंस पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है अब। तो स्ट्रेटेजिक एलाई नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप है, एलाई नहीं है। तो उस हिसाब से इंडिया को तो जब S-400 वाली डील करनी थी अपनी रशिया के साथ में, तो रशिया के साथ पे इंडिया को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया पे फिर सैंक्शंस इम्पोज किए जाते सारी कंट्रीज के द्वारा। लेकिन हमने उसके बावजूद भी S-400 की डील जारी रखी और हमने देखा कि यूएसए ने इंडिया के केस में एक्सेप्शन डाली इसकी, इंडिया को एक्सेप्शन में डाला और इंडिया पे सैंक्शंस नहीं लगाए गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया हमेशा से अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करता आया है। चाहे कोई भी देश हो, मैं बोलती हूँ हर एक देश, चाहे यूएसए हो चाहे इंडिया हो, सब नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करते हैं। जैसे कि यूएसए के केस में आज के टाइम पे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो चल रही हैं, ये सभी नेशनल इंटरेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है। यूएसए ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान में जो ट्रूप्स हैं उनके वो वापस बुला लिए जाएंगे। ठीक है, जब ओबामा ने डिसाइड किया था, ये भी नेशनल इंटरेस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि यूएसए के जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा यहाँ पर लग रहा है, वो पैसा जबकि उसमें यूज किया जाना चाहिए डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड? सो नेशनल इंटरेस्ट हर एक देश परस्यू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी मोस्टली पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की जब भी बात आती है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के केस में हम हमेशा थॉमस हॉब्स, हमने पढ़ा जॉन लॉक को, हमने पढ़ा रूसो, ठीक है, एंड हमने जॉन स्टुअर्ट मिल पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, ये सभी जो थिंकर्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी थिंकर्स यूरोप से बिलोंग करते हैं। ये ब्रिटेन से हैं, ब्रिटेन से, देन ये स्विट्जरलैंड से, ये फिर ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से अगेन, ब्रिटेन एंड जर्मनी इनका आ जाता है, एंड ग्रामशी का इटली आ जाएगा। तो सभी यूरोप से हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारा थ्योरी रहता है, नॉट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैं डोमेस्टिक की बात कर रही हूँ, स्टेट की बात कर रही हूँ, उस हिसाब से तो हमेशा यूरोप का डोमिनेंस इसमें रहता है। ठीक है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते हैं अमेरिकन स्कॉलर्स। यहाँ पर अमेरिकन स्कॉलर्स डोमिनेट करते हैं। ऐसा क्यों? इसी वजह से भी इसको, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इस डिसिप्लिन को स्पेशली अमेरिकन सोशल साइंस बोला जाता है।
अमेरिकन सोशल साइंस। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी, यूएसए आज के टाइम पे हेजीमोनिक है। हेजीमनी किसकी है पूरे वर्ल्ड में? यूएसए की हेजीमनी है। इसी की वजह से सारी जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी होती है इसी के सेंटर अराउंड होती है। तो ये जो थ्योरीज हैं ये हमेशा यूएसए की हेजेमनी को मेंटेन करने के पर्सपेक्टिव से ही हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, ट्रेड वॉर तो यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, फिर तो वाई यूएसए इंक्रीज्ड इट? नहीं 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 नहीं, ट्रेड वॉर यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट में ही है अंश, समझने की कोशिश कीजिए, उसके नेशनल इंटरेस्ट में ही है। आज के टाइम पे अगर आप यूएसए को देखोगे और उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया और चाइना दोनों को देखो, तो चाइना का ट्रेड, चाइना और इंडिया का दोनों का यूएसए के साथ में जो हम करते हैं वो ट्रेड सरप्लस है। मतलब चाइना को ज्यादा फायदा होता है अगर यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स भेजें। यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का। अंडरस्टूड? सो ट्रेड वॉर जो चल रही है वो यूएसए के फेवर में नहीं है, उससे यूएसए को चाइना से ज्यादा नुकसान हुआ है, समझे? तो रही बात इसकी कि चाइना, चाइना तो देखो इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही डाउन है। बाकी सभी मार्केट से जो भी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे एप्पल का आईफोन, उसी सेम क्वालिटी का आप देखोगे कि ये सभी चीजें हालांकि चाइना में ही असेंबल की जाती है एवरीथिंग, तो चाइना में ही हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत डाउन है चाइना में। जो ये आप देखोगे जैसे एमआई का फोन हो गया आपका, Xiaomi का, और जितने भी आ रहे हैं फोन्स जो चाइनीज कंपनी के फोन हैं जो आजकल बहुत मार्केट में बिक रहे हैं, 10-10 हज़ार में ये फोन आते हैं, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार में, इतने सस्ते में compete कर रहे हैं ये एप्पल के अगेंस्ट में, जो कि आजकल जो फोन अपने लॉन्च कर रहा है 1 लाख इस हिसाब से लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो बहुत महंगे महंगे हैं। तो उस हिसाब से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है इनका, तो वो प्राइस बहुत नीचे चला जाता है, और उससे अगर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स जितने सेल होंगे तो वो लाखों में यूनिट सेल हो रहे हैं इनके। इनफैक्ट 20 लाख, ऐसे 25 लाख, 30 लाख इतने यूनिट सेल होते हैं इनके कुछ वेरिएंट्स के, इनफैक्ट जिनकी वजह से प्रॉफिट चाइना को बहुत ज़्यादा मिलता है। वन प्लस हो गया एग्जैक्टली। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी हम इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि फिलहाल आज के टाइम पे यूएसए की हेजीमनी को मेंटेन करने के लिए ही उसी पर्सपेक्टिव से सारी थ्योरीज दी जाती हैं, वो वाली थ्योरीज डोमिनेट करती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अमेरिकन सोशल साइंस भी बोला जाता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो फर्स्ट चेयर थी कि इसको स्टडी करना चाहिए अच्छे से, क्या होनी चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये स्टार्ट हुई थी 1919 में। 1919 में कहाँ स्टार्ट हुई थी ये? यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में। ठीक है, और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स जो है, इसको पहले वुड्रो विल्सन चेयर भी बोला जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्रो विल्सन कौन थे? वुड्रो विल्सन थे इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर पर्सपेक्टिव से सोचते हो वुड्रो विल्सन के बारे में, तो ये यूएसए के फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेट यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ था, इसके एंड होने के बाद में आपको पता है एंड कैसे हुआ था वर्ल्ड वॉर वन? इसमें यूएसए ने इंटरफेयर किया था, यूएसए को इनवाइट किया गया था। वर्ल्ड वॉर वन खत्म नहीं हो रहा था, यूएसए की शिप्स जो यूएसए अपना ट्रेडिंग कर रहा था उस पे नुकसान हुआ था। दैट्स हाउ यूएसए एंटर्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्होंने डिसाइड किया, वुड्रो विल्सन ने, कि ये सब नहीं चलेगा, हमें पीस लाना होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और पीस के लिए इन्होंने कुछ ऐसी सल्यूशंस दिए, कुछ ऐसे आइडियाज दिए हैं जिसके थ्रू इन्होंने बोला कि हम
पीस ला सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, टू मेक श्योर कि आगे से वर्ल्ड वॉर ना हो। तो ये यूएसए की इंटरवेंशन के बाद ही खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, वरना चल रहा था। तो इन्होंने, वुड्रो विल्सन ने उस टाइम पे 1919 में जब ये एंड हुआ था, अपनी एक स्पीच दी थी जिसका बहुत फेमस नाम है स्पीच का, 14 पॉइंट स्पीच। ये स्पीच दी थी इन्होंने। इस स्पीच में, यूएस कांग्रेस में स्पीच दी थी, जिसमें इन्होंने बात की कि हमको अगर ये वॉर्स वगैरह रोकनी है तो उसके लिए हमको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना होगा, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हटा करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना होगा, ये बोला गया। लेकिन हमको इसमें समझना पहले ये चीज पड़ेगी कि ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या था, फिर ये तो समझ पाएंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या प्रपोज किया इन्होंने। तो इसीलिए सबसे पहले कवर करते हैं ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। अब वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर देखो, ये एग्जिस्ट किया है 1648 में आया था वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई थी उसी के बाद में, यहाँ से शुरू हुआ और ये 1919 तक चलेगा, क्योंकि 1919 के बाद में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1919 या 1914 तक आप बोल सकते हो, जब तक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक ये एग्जिस्ट कर रहा था। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मानो इस वर्ल्ड ऑर्डर में, तो वो हार्डली इंटरनेशनल थी। हार्डली इंटरनेशनल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको लगेगा कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये इंटरनेशनल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो यूरोपियन कंट्रीज थी, सिर्फ उनके पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया गया था। जबकि पूरे दुनिया में हम देखेंगे, सिर्फ यूरोप तो बहुत ही छोटा एक कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा एशिया है, इसके अलावा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट वाइज देखोगे तो कितनी बड़ा वर्ल्ड है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन पॉलिटिक्स को ही स्टडी किया जाता था, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सब कुछ दिया गया, तो ये हार्डली इंटरनेशनल था। अगर ये मतलब इंटरनेशनल, मुश्किल से इंटरनेशनल था, क्योंकि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज थी इसमें। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम यूएसए भी था उस टाइम पे, तो यूएसए क्यों नहीं था इसमें? इसका रीजन है कि यूएसए में एक प्रेसिडेंट थे 1814 में, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने एक अपनी एक डॉक्ट्राइन स्टार्ट की थी यूएसए की, जिसको बोलते हैं मुनरो डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन में इन्होंने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म फॉलो की थी। आइसोलेशनिज्म, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म क्या थी? लेट अस स्टडी अबाउट पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म का मानना था कि अगर ये अमेरिका है, ठीक है, मान लो ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये है यूरोप, ठीक है, ऐसे यूरोप, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आइसोलेशन में था, इन्होंने आइसोलेट किया, मतलब ये ज्यादा इसका पार्ट नहीं थे, जो भी वॉर्स वगैरह चल रही थी, बाल्कन वॉर्स वगैरह, उसका पार्ट नहीं थे ये लोग। इंडिपेंडेंस होने के बाद में, जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस हुआ, अमेरिकन इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776, ठीक है, स्पेशली 1776 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में, इन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी स्टार्ट की। आइसोलेशन की पॉलिसी थी जिसमें इन्होंने अपना एक ये डिसाइड किया कि देखो, हम आपकी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे पोर्चुगल है, स्पेन है, ऐसे ही ब्रिटेन है, ठीक है, इनकी कॉलोनीज हैं अगर मान लो कोई साउथ अमेरिका में, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉलोनीज हैं वो अलाउड हैं आपको रखनी,
लेकिन इन्होंने बोला कि आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो एग्जिस्टिंग आपके कॉलोनीज हैं उसको आप रखो अपने पास, लेकिन आप नई कॉलोनीज नहीं बना सकते अब यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये बोला अगर आप नई कॉलोनीज बनाओगे तो वो सीधा सीधा अटैक अमेरिका पे समझा जाएगा। ये पॉलिसी इन्होंने फॉलो की कि भाई देखो हमको पीस चाहिए, हमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पर दिक्कत नहीं चाहिए, जो आपकी एग्जिस्टिंग कॉलोनीज है उसका कंट्रोल रखो आप, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप अटैक करते हो, ठीक है, तो फिर इन पे नई कॉलोनीज बनाने की कोशिश करते हो तो वो डायरेक्ट अमेरिका पे अटैक समझा जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमें देखने को मिलेगा कि यूरोप की कंट्रीज ने ये काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और यूएसए अपना यहाँ पर अपनी ग्रोथ पे, अपने उन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और इन सब चीज़ों पे इस पीरियड में काम करेगा। तो यानी यूएसए ने बिल्कुल अब इंटरफेयर यहाँ पर नहीं करेगा, लेकिन यूएसए अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दे रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 1914 में यूएसए की, उसके पास में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ में ये ट्रेड करने लग गया, और ट्रेड के चलते आगे 1919 के पास में पहले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे हम देखेंगे कि शिप्स जो यहाँ से जाया करेंगी इनके शिप्स में अटैक किया जाएगा, जिसकी वजह से यूएसए इन्वॉल्व होगा। तब यूएसए को लगा कि देखो हम पे, हमारी इकोनॉमी पे असर आ रहा है इसका, ये सब चीजें हो रही हैं। तब यूएसए अपनी जो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म है इसको तोड़ेगा। आया समझ? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? तो ये थी पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म यूएसए की। इसीलिए हम देखते हैं कि इससे पहले यूएसए आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहा था, इसीलिए ये इंटरनेशनल नहीं थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थ्योरी थी वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में, ये हार्डली इंटरनेशनल थी। यही रीजन है कि हम देखते हैं कि यूरोप में ही ज्यादा रहेगा। और रही बात यूएसए को छोड़ करके बाकी सब वर्ल्ड की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सोचो तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो कॉलोनी थी। कैसे? इस पूरे टाइम पे इंडिया को देखो, इंडिया कॉलोनी थी। अफ्रीकन कंट्रीज अगेन कॉलोनीज। लैटिन अमेरिका तो वैसे ही कॉलोनी थी, कॉलोनीज। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी, न्यूजीलैंड अगेन कॉलोनी। सिमिलरली हम देखेंगे कि चाइना, चाइना भी एक इंटरनेशनल कॉलोनी थी। ये रीजन है कि ये हार्डली इंटरनेशनल है, जो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन इसमें समझते हैं कि हो क्या रहा था वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। रशिया देखो, रशिया में भी कॉलोनी वॉलोनी नहीं होगी, रशिया का रशियन एम्पायर था अपना, ठीक है, लेकिन रशिया भी उस मामले में एक्टिव नहीं था, इस मतलब ऐसे वॉर्स वॉर्स में इतना। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में रशिया उसका पार्ट होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रशिया में थिंकिंग वगैरह नहीं हो पाएगी ना, थॉट्स नहीं होंगे। तो ये भी रीजन है कि रशिया इसका पार्ट नहीं होगा इतना, ठीक है। रादर यूरोप तक ही लिमिटेड था ये सब कुछ। तो अब बात करते हैं कि पॉलिटिक्स कैसा होगा। अब ये तो यूरोपियन नेशंस के बीच में ही हो रहा है, जो हो रहा है वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में। तो आई एम गोइंग टू राइट इट WWO, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो पॉलिटिक्स कैसा था? देखो, जो सभी यूरोपियन स्टेट्स थे, क्योंकि कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी यहाँ पर, हमने देखा है अपना इंटरनेशनल अपना पॉलिटिकल थ्योरी में भी, कि जब भी कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती है, यानी स्टेट ऑफ नेचर अगर हम कंसिडर करते हैं, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती है, तो ऐसी जगह पे स्टेट ऑफ वॉर होती है। ऐसा स्टेट स्टेट ऑफ वॉर होता है, मतलब कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा होता है पावर का।
कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर चलेगा ऐसी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपस में जो यूरोपियन कंट्रीज थी आपस में फाइट कर रही थी, ठीक है, लड़ रही थी। और वेस्टफेलियन ऑर्डर में दो चीजें आप याद रखेंगे। एक पहला तो याद रखो, बैलेंसिंग, वर्ड है बैलेंसिंग। ये जो कंट्रीज हैं ये बैलेंस ऑफ पावर पे रिलाई करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पावर पे। दूसरा वर्ड जो आपको वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में याद रखना है वो है ग्रेट पावर्स, ग्रेट पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर याद रखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर की हैं। और एक और वर्ड याद रखेंगे विच इज बिलियर्ड बॉल मॉडल, कि अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ थोड़ी देर में, लेकिन ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आपस में सारी कंट्रीज लड़ रही हैं। यहाँ पर एक होता है कॉन्सेप्ट ग्रेट पावर्स का, पहले ग्रेट पावर्स बताती हूँ। ग्रेट पावर्स यानी 4 से 5 ऐसी ग्रेट ग्रेट पावर्स होंगी यूरोप में जो आपस में लड़ रही होंगी, बाकी सब छोटी छोटी पावर्स। एक होता है कॉन्सेप्ट सुपर पावर का। अब जो आज के टाइम पे यूएसए है, इनफैक्ट वो है सुपर पावर। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद में तो दो पावर्स थी, दो सुपर पावर्स थी, एक थी यूएसएसआर और एक थी यूएसए। यानी माना ये जा रहा था सुपर पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मतलब दुनिया के पूरे जो देश हैं वो सभी मिलकर के आके भी इसको अगेंस्ट में फाइट करेंगे और इसको हराने की कोशिश करेंगे, तब भी इसको हरा नहीं पाएंगे। ये होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और ऑल्सो नोन एज सुपर पावर। तो यूएसए उस टाइम पे सुपर पावर हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात है, हम वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें कोई सुपर पावर एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ पर कोई सुपर पावर नहीं होगी। यहाँ पर हमको दिखेगा कि यहाँ पर ग्रेट पावर्स रहेंगी, ठीक है। तो सुपर पावर का समझ में आया, हम ग्रेट पावर्स पे ही फोकस करते हैं। 4 से 5 कुछ ग्रेट पावर्स होंगी जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी रहेगा। तो अब ग्रेट पावर्स आपस में लड़ रहे हैं ये सभी, तो अपने आप को बचाने के लिए आप बैलेंसिंग करते हो, हमेशा बैलेंसिंग करते हो, बैलेंस ऑफ पावर में जाते हो। दो टाइप की बैलेंसिंग होती है, एक होती है इंटरनल बैलेंसिंग, एक होती है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आप अपने ही देश में अपनी आर्मी का एक्सपेंशन करो, जितने सिटीजन्स हैं उनको बोलो आर्मी ज्वाइन करें, ठीक है, ट्रेनिंग करो उनकी, और साथ ही साथ हथियार बनाओ, आर्म्स एंड एमिनेशंस बनाओ, बॉम्ब्स बनाओ, ठीक है, ऐसी चीजें। ये होती है इंटरनल बैलेंसिंग, ठीक है। अब आती है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। एक्सटर्नल बैलेंसिंग होती है जिसमें आप दूसरी कंट्रीज के साथ में अग्रीमेंट्स या अलायंस साइन करेंगे और उनके साथ में मिल जाएंगे, दैट इज द एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। तो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हैं। मतलब ऑब्वियसली एक एक बहुत सारी 4-5 पावर हैं इस तरीके से, तो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी कंट्री को पावरफुल होना होगा, और वो बैलेंसिंग के थ्रू कर सकते हो, आप अपनी पावर बढ़ा सकते हो। और इसी के चलते हम देखेंगे कि बहुत सारे आर्म्स रेसेस करने लगे। आर्म्स रेसेस मतलब कि ये लोग देश अपने आर्मी बढ़ाने लगेंगे, ठीक है, ये सब करने लगेंगे, हथियार बनाने लगेंगे, अलायंसेस बनाने लगेंगे, जिसके चलते लोकल वॉर्स स्टार्ट हुई। जब लोकल वॉर्स होती हैं और आपस में अलायंसेस बने होते हैं दूसरी बड़ी बड़ी पावर्स के साथ में, तो इसको वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट करते हुए टाइम नहीं लगता। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए
कि इन फ्यूचर हम एक एग्जाम्पल को सपोज करते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर मान लीजिए एक साइड है यूएसए और एक साइड है चाइना। अब यूएसए और चाइना आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए के बहुत सारे एलाइज हैं जिसके साथ में अलायंस साइन कर रखा है, और हम भी चाइना के अगेंस्ट में है, तो हमारी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएसए के साथ में। अब रशिया यूएसए के साथ में नहीं है, तो रशिया चाइना के साथ में होगा। और पाकिस्तान, क्योंकि चाइना से उसको बहुत फायदा है, तो पाकिस्तान यहाँ होगा क्योंकि इंडिया यहाँ है। तो यहाँ पर होगी, सिर्फ चाइना नहीं होगा, चाइना के साथ में और भी ऐसे देश होंगे जो चाइना के साथ में खड़े हुए हैं, जैसे साउथ अफ्रीका। बहुत सारे देश चाइना के भी फेवर में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना अकेला ही है। तो यहाँ पर वॉर हुई तो मतलब जो एलाइज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो दूसरी कंट्रीज हैं यहाँ पर, वो यूएसए का साथ देंगी, यहाँ पर चाइना का साथ जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगा। तो यानी पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, दोनों साइड में पूरा। तो यानी जो लोकल वॉर होगी, मान लीजिए अब यूएस और चाइना तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा टेरिटरी है एंड इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो लोकल नहीं मानेंगे। लेकिन लोकल बेस से अगर सोचो, अगर मान लो लोकल वॉर होती यहाँ पर, तो वो बहुत ही आसानी से वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा भी बोला जाता है इसीलिए कि यूएसए और चाइना कैन गेट कन्वर्टेड इनटू, ये जो इनके आपस में वॉर है बायलेटरल वॉर, वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे ही ये माना जाता है कि या तो यहाँ से शुरू होगी वर्ल्ड वॉर 3, या फिर इंडिया पाकिस्तान से शुरू होगी। अब इंडिया पाकिस्तान में क्या है, लोकल वॉर है आपस में दो देशों के बीच में, लेकिन इंडिया को सपोर्ट करता है यूएसए, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, ठीक है। इंडिया को रशिया भी सपोर्ट करता है। तो लेट्स सी कि रशिया कहाँ रहेगा। यूएसए हमारे साथ है तो रशिया ऑब्वियसली यहाँ रहेगा, ठीक है। और मे बी रशिया न्यूट्रल भी रह सकता है, हु नोज, रशिया कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो, ठीक है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि इंडिया के साथ में बाकी अफ्रीकन कंट्रीज भी यहाँ पर हैं, ठीक है। एंड पाकिस्तान के साथ में सऊदी अरेबिया आ जाएगा। सऊदी अरेबिया के साथ में इसका काफ़ी रहता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज के साथ में एसोसिएट करता है, तो टेररिज्म यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बांग्लादेश इनके साथ में रहेगा, ठीक है। बांग्लादेश के कुछ एलिमेंट्स इसके साथ में रहेंगे हालांकि। एंड मे बी चाइना यहाँ पर है तो नेपाल भी यहाँ पर रहेगा, हु नोज। तो यहाँ से भी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकती है। टर्की हो गया, एग्जैक्टली मिडल ईस्ट से, यहाँ से भी वॉर ट्रिगर हो सकती है। ऐसे ही तीसरा एस्पेक्ट है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। अब नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया 38th पैरेलल से डिवाइडेड है। 38 डिग्री लॉन्ग जो लैटिट्यूड है, इसको हम बोलते हैं 38th पैरेलल, ठीक है। यहाँ से डिवाइडेड है, मतलब इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम 38th पैरेलल। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है, तो नॉर्थ कोरिया को चाइना सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया में तो यूएसए की बैकिंग होगी ही होगी। साथ में यहाँ पे हम जापान के साथ में इनकी बैकिंग देखते हैं, ठीक है। इंडिया की भी यहीं पे बैकिंग है ज़्यादातर, हालांकि इंडिया के रिलेशन नॉर्थ कोरिया के साथ में भी है, लेकिन क्योंकि ये कम्युनिस्ट है देश, ठीक है, कम्युनिज्म है यहाँ पर, सोशलिज्म विल सी, तो उस हिसाब से हो जाता है। ऐसे ही चाइना है यहाँ पर तो क्यूबा भी यहाँ पे साथ में होगा। साउथ कोरिया है, जापान है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर होगा, ठीक है। क्वाड आ गया फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ऑब्वियसली जहाँ यूएस से आ गया, यहाँ पर फिर रशिया आ सकता है इसके साथ में। तो दिस कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अ वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। आया समझ? तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, इतना एग्जाम्पल जो आपको दिया जा रहा है उसका यही रीजन है कि कोई भी एक लोकल वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो 4-5 ग्रेट पावर्स थी वहां पर ऐसे आर्म्स इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग कर रही थी, और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर रही थी। बैलेंस ऑफ पावर में आता है ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, और इसी में एक बिलियर्ड बॉल मॉडल होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड बिलियर्ड बॉल मॉडल।
देखो, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस अभी फिलहाल बढ़िया हैं, क्योंकि हमारा एंगेजमेंट तो होता है ट्रेड रिलेटेड, हम करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। नॉर्थ कोरिया का पूरा ट्रेड चाइना के साथ में ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हमारा कंपैरेटिवली देखोगे अंश आप, तो साउथ कोरिया के साथ में बहुत हैवी है हमारा, ठीक है। साउथ कोरिया और जापान इन सब के साथ में हमारा ज़्यादा रहता है रादर देन नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेसी और वो सब एंगल्स पे भी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी हो गई वो सब के चलते, ठीक है। तो अब आती है बात, दूसरा कॉन्सेप्ट है बिलियर्ड बॉल मॉडल का कॉन्सेप्ट। बिलियर्ड बॉल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था? बिलियर्ड बॉल आपने देखी है, एक टेबल होती है, पूल खेलते हो आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बॉल्स होती हैं कुछ, आप ऐसे बॉल्स रखे होते हैं, एक बॉल को आप हिट करते हो तो वो दूसरी बॉल को हिट करती है, वो जाके तीसरी को, या इस तरीके से हिट करती है। कहीं ना कहीं पूरा ही टेबल में जो डायनेमिक्स हैं वो पूरे चेंज हो जाते हैं, है ना। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर जैसा ही है, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ 4-5 ग्रेट पावर्स होंगी, ठीक है, कुछ 4-5 ग्रेट पावर्स होंगी, और बाकी सभी जो बॉल्स रहेंगी वो छोटी छोटी इधर उधर रहेंगी, ठीक है। तो ये आपस में अलायंस बना के रखेंगी, ठीक है। जैसे इन तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बना लिया अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि ये जो अलायंसेस बनते हैं, जो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया जाता है, ये कौन से रीजन की वजह से किया जाता है? इसके पीछे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा, ये पॉइंट आप याद रखोगे, फॉर पीस नहीं, फॉर सिक्योरिटी डायलेमा। पीस के लिए थोड़ी ना कोई साइन करता है अग्रीमेंट वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में। वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में साइन किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। मान लो कंट्री है ए, बी, सी, डी, ई, ये दो इतने साइज की कंट्रीज हैं। ए बहुत बड़ी कंट्री है, डी उससे भी ज्यादा बड़ी कंट्री है, और सी छोटी कंट्री है, ठीक है। तो इस केस में ए क्या कर रहा है, देखो, हर कोई जो कंट्री है, हर कंट्री मैंने आपको बताया था अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है, ये बात मानते हो? हर एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाती है, और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी सिक्योरिटी अच्छी रहे, ताकि कल को कोई हम पे अटैक करे तो हम उतने काबिल हों कि हम उस अटैक को, उस अटैक से अपने आप को बचा पाए, है ना। तो उसी में क्या होगा, ए जो कंट्री है, मान लीजिए, यही सोच करके, अपना नेशनल इंटरेस्ट का सोच करके कि चलो यार अपनी आर्मी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाए, ये अपनी आर्मी एक्सपेंशन शुरू करेंगे मान लो, ठीक है। और ये इसलिए कर रहे हैं कि इनकी फोर्सेस को बहुत टाइम से ट्रेन नहीं किया गया है, इनको लगता है कि लोगों को एटलीस्ट ट्रेन किया जाना चाहिए, कभी भी काम आ सकती है। और थोड़ा बहुत अपने हथियार वगैरह में, मान लो अभी सिर्फ आर्मी एक्सपेंशन कर रहे थे। जब ये आर्मी एक्सपेंशन करता है तो इसको डी कैसे देखेगा, जो इसके साइज का कंट्री है, डी इसको देखेगा कि ये आर्मी क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कल को ये हम पे अटैक कर सकते हैं, तो डी भी अपनी आर्मी एक्सपेंशन शुरू करेगा। अब डी को हो गया सिक्योरिटी का डायलेमा, कि डायलेमा में आ गया कि मेरी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि मैंने तो अपनी आर्मी बढ़ाई नहीं, हमने तो अब ट्रेन नहीं किए, ये ट्रेन कर रहे हैं, तो यानी आगे अगर लड़ाई हुई कभी, तो ये हमारी सिक्योरिटी को, मतलब हमारी कंट्री के लिए ये खराब हो सकता है, ठीक है, हमारी कंट्री हार सकती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अब ए ने इसको देखा कि डी क्यों आर्मी एक्सपैंड कर रहा है, हम तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं। बिलियर्ड बॉल मॉडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। बिलियर्ड बॉल का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि देखो, ये जो है ना, आपस में जो टेबल्स होते हैं, ये जो टेबल पे ये जो बॉल्स हैं आपस में हिट कर रही हैं, इनका सिर्फ हिट करने का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। एक बॉल को दूसरी बॉल के साथ हिट करते हो तो उसका एक ही पॉइंट होता है जो दूसरी बॉल के साथ में कांटेक्ट करता है। ऐसा तो है नहीं कि ये बॉल इस बॉल के अंदर में मर्ज कर जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना, मर्ज तो नहीं होती ना।
है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कि ये इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब कि ये आपस में बस ऊपर ऊपर से ऐसे टच करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। मान लो, इसका मतलब है कि यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की सरकार है, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना है कि सरकार से सरकार का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये होता है बिलियर्ड बॉल मॉडल। यानी आज के जमाने में बिलियर्ड बॉल मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। आज के जमाने में है कॉब वेब मॉडल, क्योंकि आज के जमाने में आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की सरकार इंडिया की सरकार से बात कर रही है, पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों से भी बात कर रहे हैं। आप बाहर जाते हो, यूएसए में जाते हो जहाँ पाकिस्तानी नेशनल भी हैं और इंडियन भी हैं, तो वहां पर इनकी आपस में रिलेशंस रहते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। आप व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप लोग, ट्विटर के थ्रू आप लोग इंटरैक्ट करते हो इन लोगों के साथ में। तो आज इंटरेक्शन लेवल ऐसा है कि परमिएबल है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। पीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, सिर्फ गवर्नमेंट वाला कांटेक्ट नहीं है, पीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। ये कहना था बिलियर्ड बॉल मॉडल का। तो यही सेम चीज है कि यहाँ पर देखो बिलियर्ड बॉल मॉडल है। अभी मैं आपको पूरा सिनारियो बता रही हूँ वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ए से डी का। मान लो इनकी सरकार से मिली और इन्होंने बोला हम तो बस आर्मी एक्सपेंशन ऐसे कर रहे थे कि कल को हम पे कोई अटैक होता है तो हम उसको सर, ये भी सेम बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इनसिक्योरिटी रह जाएगी। हो सकता है सामने वाला ना बताए, क्या पता यहाँ के लोगों का क्या रुझान हो, क्योंकि यहाँ के लोगों का क्या रुझान हो इनको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे लैंग्वेजेस को लेकर के बहुत लड़ाई हो रही थी यूरोप में। वन लैंग्वेज वन नेशन की डिमांड की जा रही थी इनफैक्ट, ठीक है। लैंग्वेजेस को लेकर के ना, एथनिक, आपको पता ही है ये चीज। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन जो लोग होते हैं वो एथनोसेंट्रिक पीपल होते हैं। एथनोसेंट्रिक पीपल कौन होते हैं, जो अपनी एथनिसिटी को, अपने कल्चर को सबसे सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को बेकार मानते हैं। इनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है ना। तो यही रीजन है, जर्मनी में भी या किसी भी, फ्रांस में भी देखोगे, यही रीजन है कि इनको कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ सिंगल है, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इनको कभी पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। दे विल नेवर नो दिस थिंग। तो इसीलिए इनके दिमाग में हमेशा इनसिक्योरिटी डायलेमा रहेगा। वेरी वेरी, नॉट इनसिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी डायलेमा बोलते हैं इसको। सिक्योरिटी डायलेमा इज द वर्ड, याद रखिएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, अभी तो ये सिर्फ इंटरनल बैलेंसिंग कर रहे थे, अब ये लोग क्या करेंगे, अब एक्सटर्नल बैलेंसिंग शुरू करेंगे। ए क्या करेगा, अब ए बी के साथ में साइन करेगा अलायंस, कि कल को अगर हम पे, आप पे अटैक होता है या हम पे अटैक होता है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसे ही ई के साथ भी अलायंस साइन करेगा। अब जब ए ने बी के साथ अलायंस साइन कर लिया, ई के साथ अलायंस साइन कर लिया, ये तीनों कंट्रीज मिल करके डी को हरा सकती हैं। इस हिसाब से अलायंस साइन किया। तो डी ने जब ये देखा कि एल ऐसे अलायंस साइन किया गया है, तो मान लो सी स्पार्टास है। स्पार्टा जैसा कोई नेशन है जो मिलिट्री वाइज इतना स्किल है, जैसे इसराइल वाला, जिनके पास डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो डी क्या करेगा, सी के साथ में साइन कर लेगा अलायंस, इसका अलायंस इसके साथ में होगा। अब क्या होगा, अब मिलकर के बैलेंस क्रिएट हो चुका है। अब ए बी एंड ई साथ में मिलकर के हैं और डी एंड सी साथ में है। अब बैलेंस क्रिएट हो चुका है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। समझ में आया, एनी डाउट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बिलियर्ड मॉल्स मॉडल भी बताया, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ग्रेट पावर्स का कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। तो उस टाइम पे वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में ये हो रहा था, यानी 1919 से पहले ये हो रहा था। अब देखो, अब यानी कुछ 4-5 ग्रेट पावर्स थी यूरोप में, और उन्होंने, मान लो 4 थी,
उन्होंने छोटे छोटे कंट्रीज के साथ में भी अलायंस बना लिए अपने, ठीक है, ऐसे। अब दिक्कत क्या थी, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, जो छोटे छोटे कंट्रीज बनी, जो छोटे छोटे नेशन स्टेट्स आए, इनके बीच में हुई लोकल वॉर। और आपको पता है लोकल वॉर कैन टर्न इनटू ग्लोबल वॉर, वर्ल्ड वॉर में। तो हमने देखा कि ये लोकल वॉर यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने अलायंस साइन कर रखा था इनके साथ में, तो आगे जा करके ये आपस में हेल्प करेंगे एक दूसरे की, ये हेल्प करेंगे, तो आगे इनका अलायंस इनके साथ में है या इनका अलायंस इनके साथ में, तो पूरा का पूरा जो यूरोप था वो लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे हुई हमारी वर्ल्ड वॉर 1। और फाइनली ये खत्म कब हुई, जब यूएसए ने इंटरफेयर किया, बिकॉज कंपैरेटिवली यूएसए उस टाइम पे आइसोलेशन की वजह से काफी पावरफुल हो गया था। और यही रीजन था कि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई है 1919 में, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, इन्होंने अपनी एक 14 पॉइंट स्पीच दी। अपनी 14 पॉइंट स्पीच में इन्होंने सबसे पहले एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि देखो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है, एनार्की का मतलब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, कॉमन अथॉरिटी नहीं है इन सभी को देखने वाली, तभी ये आपस में लड़ रहे हैं देश एक दूसरे के साथ में। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसके लिए कॉमन अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। इन्होंने बोला लीग ऑफ नेशन बनानी चाहिए, एक ऐसी बॉडी जहां पर सारे के सारे नेशंस उसका पार्ट हो, दे शुड पार्टिसिपेट, सब साथ में आए और सब साथ में मिलकर के एक्शंस ले। अगर कोई एक नेशन मान लो किसी दूसरे नेशन पे वॉर छेड़ देता है, ठीक है, लड़ाई छेड़ देता है, लड़ाई स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में जिस भी कंट्री ने वॉर शुरू की, बाकी सारे जो नेशंस जो लीग ऑफ नेशंस के पार्ट हैं, वो सभी इस कंट्री को सपोर्ट करेंगे और इसको हरा देंगे, और फिर इस पे सैंक्शंस लगेंगे, इसको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसी चीजें डिसाइड की गई। अंडरस्टूड? हाँ, इंडिया चाइना डोकलाम इशू इज अनदर एरिया अंश, जहां से ये शुरू हो सकता है, क्योंकि इसमें इंडिया चाइना आ जाएगा फिर उस केस में। तो लीग ऑफ नेशंस इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशन हो जाएगा फेल, ये फेल हो जाएगा। इसीलिए लीग ऑफ नेशन का आगे सक्सेसर आएगा यूनाइटेड नेशन, जो कि 1945 में डाला जाएगा। तो ये 1919 में रिप्रेजेंट किया गया था, 1945 में आया यूनाइटेड नेशन, लेकिन क्योंकि ये इसलिए आया था, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। तो आइडिया ये था, अपनी स्पीच में कुछ आइडियाज दिए थे वुड्रो विल्सन ने। स्पीच के आइडियाज देखते हैं कौन कौन से आइडियाज दिए थे। 14 पॉइंट स्पीच में सबसे पहला आइडिया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वो है लीग ऑफ नेशन का। दूसरा आइडिया है इसमें, लीग ऑफ नेशन में आइडिया ये था कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है, इसको हटा दो, इसकी जगह पे लीग ऑफ नेशन लेकर के आओ, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। तो यानी अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसको बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 के, वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले तक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो ये था। इसको इंटर वॉर पीरियड भी बोला जाता है। दो वर्ल्ड वॉर के बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम इंटर वॉर पीरियड। तो इंटर वॉर पीरियड में कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेल कर रहा था वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में, अब आएगा नए वर्ल्ड ऑर्डर में कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब कलेक्टिवली सारे देश साथ में आएंगे और एक दूसरे की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे कि ताकि कोई दूसरी कंट्री उस पर वॉर ना
कर दे, ठीक है, ताकि फिर से ऐसे क्राइसिस या वॉर जैसे सिचुएशंस ना हो जाएं। तो ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया। साथ में यूएसए ने मेंटेन किया कि हमको फ्री ट्रेड मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूएसए के फेवर में था। यूएसए उस टाइम पे बहुत ही डेवलप था, यूएसए का सरप्लस था, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब हो रही थी, यूएसए उसका फायदा उठाना चाहता था, तो यूएसए ने फ्री ट्रेड मेंटेन करने की बात की स्पीच में। साथ में वुड्रो विल्सन ने बोला कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, कि सभी नेशंस में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ये भी यूएसए के ही फेवर में है, क्योंकि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ के लोग आपस में सोच विमर्श करके ओपन करते हैं। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ओपन करने का मतलब ही है कि यूएसए को फायदा। एटलीस्ट तब तक तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम यही समझते हैं। और साथ में इन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे यूएसए को ही फायदा होगा कि कहीं पे भी नेविगेट अपनी शिप लेके जा सकते हो, अपना सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, लाइक दैट। और साथ में ही लोगों के पास में ये राइट होना चाहिए कि वो अपने आप को जो भी उनको काम करना है डिटर्मिन कर सकते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये बोला गया। तो ये सभी चीजें 14 पॉइंट स्पीच में कुछ आइडियाज है, मैं एज इट इज नहीं बता रही हूँ, हमको एज इट इज कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद रखनी होंगी तो ये आपको याद रखना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, और मैं अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू यूनाइटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से यूनाइटेड नेशन और लीग ऑफ नेशंस की थोड़ा बैकग्राउंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए जिन लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री अपना अच्छे से कवर नहीं किया है, आप लोग प्लीज वर्ल्ड हिस्ट्री अपना अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है? समझ आया ये? और यही तो आप यूएसए की फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में यही सब मेन प्रिंसिपल्स हैं यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के। जितनी भी कैपिटलिस्ट नेशंस हैं उनकी यही पॉलिसी रहती है। तो हम देखेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स यूएसए ने कैपिटलिज्म के फिलॉसफी से निकाल करके दिए थे, ताकि यूएसए की हेजेमनी एस्टैब्लिश की जा सके। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पहला स्कूल आता है वो आता है स्कूल ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो कि आज का हमारा टॉपिक है, सॉरी लिबरलिज्म हम आज नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फिलहाल अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है? तो पहला जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्कूल सामने आया वो था लिबरलिज्म का स्कूल। लिबरलिज्म, इसको हम आइडियलिज्म भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियलिज्म पढ़ा था वो डिफरेंट है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं वो डिफरेंट है, ठीक है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म का मतलब होता है लिबरलिज्म। पॉलिटिकल थ्योरी जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल आइडियलिस्ट है, तो वो किसी और चीज को प्रमोट करते हैं, मतलब उनके लिए परफेक्ट क्या है, उनके लिए ये परफेक्ट है नॉर्मल में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लिबरलिज्म का आइडियलिज्म यहाँ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मानते हैं कि अगर ये बिलीव करते हैं, दे हैव फेथ इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनका फेथ है इसमें। ये मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसी जो बॉडीज हैं ये सभी इनके मतलब इन ये पीस मेंटेन करेंगी। इनका मानना है कि ये पीस थ्योरी है, तो ये पीस मेंटेन करके रखेंगी, पीस लाने के लिए हेल्प करेंगी। आया समझ? सो दिस इज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक्स। और फेजेस थोड़े से मैं बता देती हूँ, इसमें काफ़ी फेजेस आए थे, एक एक करके हम आगे इसको डिस्कस करते रहेंगे फेजेस को सभी, ठीक है? पहला फेज जो इसमें आया था जब बिगिन हुआ होता है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो होता है फेज वन आता है हमारा। टाइमलाइन थी 1648 से जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया शुरू हुई थी 1919 तक। इसको हम बोलते हैं वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से एक मैंने बताया था बिलियार्ड बॉल
मॉडल, बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी, डायलेमा, अलायंसेस, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसिंग। अब एक और चीज कि ये जो बिलियर्ड बॉल मॉडल है ये किसने दिया था, नाम याद रखेंगे, आर्नोल्ड वोल्फर्स, जिसमें ग्रेट पावर्स होती हैं, सुपर पावर नहीं होती। और इसमें हम देखते हैं कि कॉमन अथॉरिटी नहीं होती, तो यानी देयर इज नो एक्टर, यानी कोई भी यूनिवर्सल। लैग कर रहा है, अभी ठीक है? ओके ओके। जैसे आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन है तो यूनिवर्सल एक्टर हो गया, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल एक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यूएसए भी यूनिवर्सल एक्टर हो गया, ठीक है, कोई यूनिवर्सल एक्टर नहीं होगा, ग्रेट ग्रेट पावर्स होंगी यहाँ पर। और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम सिचुएशन ऑफ एनार्की, कि कोई यूनिवर्सल एक्टर नहीं होता तो यानी कोई कॉमन अथॉरिटी भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एनार्की। यहाँ पे एनार्की प्रिवेल करती है, एनार्की। और हर एक कंट्री अब खुद पे डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एनार्की में आपको खुद ही करना होता है, इसीलिए आप बैलेंसिंग के लिए जाओगे, या तो आप इंटरनल बैलेंसिंग करोगे या एक्सटर्नल बैलेंसिंग करोगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्टर का मतलब आप लिख सकते हो वर्ल्ड गवर्नमेंट, या फिर यूनाइटेड नेशन, या फिर लीग ऑफ नेशन जैसी कोई बॉडी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। और नेशंस आपस में कोलाइड करेंगे बिलियर्ड बॉल्स की जैसे, जो जिनका हार्ड शेल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड शेल। बिलियर्ड बॉल मॉडल में हार्ड शेल होता है, मतलब परमिएबल नहीं होता, इम्परमिएबल होता है। आप एक शेल को दूसरे शेल के साथ में अगर कनेक्ट करते हो तो वो एक ही साइड से बस जोर से टकराता है, ठीक है, कोलाइड होता है। तो ऐसे जैसे बिलियर्ड बॉल में कोलाइड होता है। तो ये जो मॉडल है ये हमको बताता है, देखो जब कोलाइड होता है ना आपस में, तो आपस में एक दूसरे के साथ में कोलाइड होता है, तो ये चीज हमको बताती है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज। कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है। ये पॉइंट है आपका सारा वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर का। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। ये है फेज नंबर 1। अब आते हैं फेज नंबर 2 पे। तो पहला तो था वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, अब आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 हमारा होता है जो 1919 से, वर्ल्ड वॉर से लेकर के 1939 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ तब तक हमारा फेज 2 चला। और इस फेज को हम बोलते हैं इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर पीरियड इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि पुराने जो पॉलिटिक्स में जिस हिसाब से किया जा रहा था नेशंस के बीच में, कोशिश की गई कि वो चेंज किया जाए। तो इस ये एक्सपेक्ट किया गया कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन लीग ऑफ नेशन इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था, लीग ऑफ नेशन क्रिएट किया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो जाएगा। फेल होने का रीजन ये था कि यूएसए ने प्रपोज किया था लीग ऑफ नेशन, लेकिन खुद ही यूएसए इसका पार्ट नहीं थी, क्योंकि यूएसए अभी भी आइसोलेशन की ही पॉलिसी फॉलो करने रही थी। यूएसए खुद इसका पार्ट नहीं बनी, ठीक है। जिसके चलते हम देखेंगे कि यूएसए ने प्रपोज तो किया,
और इसकी बागडोर किसको संभाली गई कि आप संभालो इसका सब कुछ, वो दिया ब्रिटेन को एंड फ्रांस को। इन दोनों को दे दिया कि आप संभालोगे लीग ऑफ नेशन को। मतलब जैसे आज यूनाइटेड नेशन में यूएसए डोमिनेंट है, यूएसए संभाल रहा है सब कुछ, वैसे ही इनको बोला गया उस टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस को कि आप संभालो। लेकिन हम देखेंगे कि देखो, जो कंट्री प्रपोज करती है हमेशा वही कंट्री के पास में मोटिवेशन होती है, ठीक है, कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। यूएसए ने प्रपोज किया था तो यूएसए को करना चाहिए था। लेकिन होगा क्या कि यूएसए ज्वाइन ही नहीं करेगा, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ब्रिटेन और फ्रांस पे। ना तो ब्रिटेन और फ्रांस को एक्सपीरियंस था, ना ही उनको कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर के कोई मोटिवेशन था, क्योंकि उनका आइडिया खुद का तो था नहीं। उन्होंने बस लेकिन ये आइडिया एक्सेप्ट किया था लीग ऑफ नेशन का कि ठीक है हम संभाल लेंगे, यूएसए के प्रेशर में आकर के। लेकिन वो खुद इस आइडिया को लेकर के काफी ज्यादा डाउटफुल थे कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तो इसीलिए जब यूएसए इसका पार्ट नहीं बना, फ्रांस और ब्रिटेन पे सारा आया, तो हमने देखा कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस जो इंटर वॉर पीरियड में लाया गया, खुद ब्रिटेन और फ्रांस खुद दोबारा से बैलेंस ऑफ पावर करने लग जाएंगे, मतलब अलायंसेस पे रिलाई करने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जिसके चलते बैलेंस ऑफ पावर पर रिलाई करेंगे, आगे जाकर के 1939 तक वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाएगी। आया समझ? तो ये फेल हो गया पूरा। और तब आगे जाकर के दोबारा यूएसए आएगा, दोबारा हराएगा यूएसए। और अब की बार 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बनाया जाएगा तो यूएसए उसको संभालेगा। तब से लेकर के आज तक यूनाइटेड नेशन को यूएसए संभालता आ रहा है। दिस वॉज द रीजन। तो ये था हमारा नेक्स्ट फेज, ठीक है, ये नेक्स्ट फेज था हमारा। अब आता है फेज नंबर 3। फेज 3 आता है 1945 से लेकर के 1990 तक। ये शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद और कोल्ड वॉर के खत्म होने तक। इसीलिए इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर। वेट, सॉरी, दिस इज वेरी ऑड। इसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, किसी अच्छे से काम ही नहीं करती। ओके, रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, ये तो खैर बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम 3 की बात कर रहे हैं, कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। अब कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में पहले तो हमने देखा था कि ग्रेट पावर्स थी, अब यहाँ पर सुपर पावर्स आएंगी। 2 सुपर पावर्स आएंगी, एक होगा यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। यानी अकेले या साथ में मिलकर के हराना भी इनको मुश्किल है। इनफैक्ट बहुत सारे स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ये समझते थे कि कोल्ड वॉर ये परमानेंट है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये परमानेंट है, ये चलता रहेगा टिल द टाइम, टिल द एंड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, उसी के साथ में ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सुपर पावर का मतलब होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, मतलब सारे नेशंस कंबाइन करके भी चैलेंज नहीं कर सकते सुपर पावर को। बाकी सब जो स्टेट्स होंगे वो सिर्फ सैटेलाइट्स बन जाएंगे। मेन जो स्टेट्स होंगे वो होंगे यूएसएसआर और यूएसए, बाकी स्टेट्स बस इन्हीं की सैटेलाइट्स होंगी। जैसे यूएसए का अपना एक पावर ब्लॉक है, यूएसएसआर का अपना है, यूएसए के साथ में ब्रिटेन था, यूएसए के साथ में फ्रांस था, ये सभी जो नेशन था, पाकिस्तान था इसके साथ में, तो ये सभी हैं सैटेलाइट्स। और एक साइड है यूएसएसआर
यहाँ पे सेंट्रल एशियन नेशंस, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, चाइना भी यहाँ पर रहेगा शुरुआत में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके से मतलब रिलेशंस बनेंगे। सैटेलाइट्स का मतलब सॉवरेनिटी इनकी लॉस्ट हो जाएगी, रियल सॉवरेनिटी लॉस्ट हो जाएगी डिसीजंस लेने की। नाम नाम की फॉर्मेलिटी के हिसाब से इनकी सॉवरेनिटी रहेगी कि हाँ हमारे पास अपने लॉ खुद बना सकते हैं, लेकिन रियल सॉवरेनिटी इनकी डिमिनिश हो जाएगी। तो यानी हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स कोलैप्स हो जाएगा और आगे जाकर के बनेगा यूएसए एंड यूएसएसआर वाला। ये फेज 3 आया और इसी टाइम पे आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा यहाँ पे। जो ये यूएसए और यूएसएसआर जो है आपस में टकरा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बैलेंसिंग क्रिएट कर रहे हैं? बैलेंसिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ है, यहाँ नॉर्मल बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, यहाँ है न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर। क्योंकि अब हम देखेंगे कि यूएसए ने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, एटम बॉम्ब से पूरा यहाँ पर किया गया था अटैक, जिसकी वजह से लाखों लोग मरे थे। दिस इज व्हाट वी सी कि अब आएगा न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर। और अब जो पावर पॉलिटिक्स होगी, जो यहाँ पर अब जो डेटरेंस क्रिएट होगा वो न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट होगा, न्यूक्लियर डेटरेंस। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्चुअली यहाँ पर जाकर के कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर में ही जाकर के इंटरनेशनल बनेगा, क्योंकि अब सारे देश कॉलोनीज जो थी वो डीकॉलोनाइज होने लगी और सभी यहाँ पर आ गए, मतलब अपना अलायंसेस इन्होंने बना लिए। दिस इज व्हाट वी सी। तो ये वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर तो हम देखेंगे कि ग्रेट पावर्स थी। तो यानी एक और चीज यहाँ पर लिखोगे, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पर भी बनाया है आपने, अपना पॉइंट्स लिखे हैं वेस्टफेलियन में, यहाँ पर राइट इट कि ये जो था ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, क्योंकि 4-5 ग्रेट पावर्स थी ना, तो ये तो मल्टीपोलैरिटी हो गई, मतलब मल्टीपल पावर्स हो गई। ठीक है, आगे जब आप लिखोगे कोल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर में लिखो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। ये है फेज नंबर 3। अब आगे आता है फेज नंबर 4। फेज 4 में आता है 1991 से, जब से एंड हुई है कोल्ड वॉर, तब से जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे यहाँ के, इसको बोला जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं इसको हम, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। इसका मतलब है कि अब जो सभी देश हैं एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं, देर इज इंटरडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पहले क्या होता था, वर्ल्ड वॉर वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा कि जो कंट्रीज थी वो जियो पॉलिटिक्स थी, आपस में कंट्रीज के बीच में होता था। आज के टाइम पे जियो पॉलिटिक्स नहीं है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी, सिर्फ गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स का पार्ट होती है, सिर्फ गवर्नमेंट आपस में डिसाइड करती थी। आज के टाइम पे जियो सेंट्रिक है, जियो पॉलिटिक्स नहीं है, जियो सेंट्रिक है। जियो सेंट्रिक ग्लोबल पॉलिटिक्स हमको देखने को मिलती है, ज्योग्राफी के बेसिस पे ये सेंटर पे रहता है आजकल। आजकल एक थिएटर नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल थिएटर्स हैं। स्टेट सेंट्रिक तो बस यही होता है कि आपस में जो स्टेट्स फाइट कर रहे हैं, लेकिन आजकल हम देखेंगे कॉब वेब मॉडल है अब,
पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। आप दूसरी ऐसी एंटिटीज के साथ भी फाइट कर रहे हो, जैसे आईसिस हो गई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जो कि स्टेट है ही नहीं। आईसिस कोई स्टेट थोड़ी ना है, लेकिन उसके बावजूद इससे फाइट किया जा रहा है। ऐसी ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, ट्रैफिकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है, नारकोटिक्स, ये सभी हमें देखने को मिलता है। चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, सिविल सोसाइटी का पार्ट है, एनजीओज आ गई हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपस में सिर्फ स्टेट ही स्टेट इंटरैक्ट कर रहे हैं, अब एमएनसीज भी इंटरैक्ट कर रही हैं, सिविल सोसाइटी के बेसिस पे लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आगे जाकर के 2008 में आएगा फाइनेंशियल क्राइसिस। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। देयर इज अ डिक्लाइन आफ्टर दैट क्राइसिस, जिसके चलते यूएसए को भी काफी नुकसान हुआ। तो अब दोबारा से, ये जो जियो सेंट्रिक की बात कर रही थी, अब दोबारा से स्टेट सेंट्रिक जियो पॉलिटिक्स हो गया है। मतलब दोबारा से अपनी ही स्टेट पे फोकस कर रहे हैं। जैसे यूएस से प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रही है, जैसे रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया, एक परमानेंट होने की वजह से, परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके बावजूद रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया। तो ये तो पुरानी वाली चीज हो गई, फिर से स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स आ गया, वेस्टफेलियन में जैसा होता था। ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। तो यहाँ पर काम करेगा जो आज के टाइम पे काम करता है ग्लोबलाइजेशन के चलते, अब तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो पहले हुआ करता था बिलियर्ड बॉल मॉडल, आज के टाइम पे क्या है? कॉब वेब मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉब वेब मॉडल मतलब जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, आपको पता नहीं होता कहाँ से क्या चीज कनेक्टेड है, तो ऐसे जाल सा बना हुआ है, आपको पता ही नहीं है लोग आपस में कितने चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, यू नेवर नो। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन टुडे, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो कॉब वेब मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया है जॉन बर्टन ने। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जॉन बर्टन। ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड नहीं है, आज सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड है। मतलब सोसाइटी आपस में कनेक्ट करती है, लोग आपस में कनेक्ट करके डिसाइड करते हैं। कॉविड मॉडल में मल्टीपल चैनल्स हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ठीक है, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कितने लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के थ्रू हो। तो आज के टाइम पे इसी वजह से स्टेट्स पोरस हो गए हैं। आज के टाइम पे पहले रिजिडिटी हुआ करती थी ना बॉर्डर्स में, कि आपको जाना है तो बॉर्डर क्रॉस करके ही दूसरे उसमें जा सकोगे, कंट्री में, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है। तो अब एक स्पाइडर की वेब की तरह हो गया है पूरा आज का वर्ल्ड, ठीक है। जैसे बिलियर्ड बॉल में हार्ड शेल की तरह हुआ करता था, वहां पे स्ट्रांग सर्वेलेंस लेकिन हुआ करता था, यहाँ पे स्ट्रांग सर्वेलेंस बहुत था क्योंकि हार्ड शेल थे, स्टेट हर चीज मॉनिटर कर सकती थी। आज हम देखते हैं कि नए चैलेंजेस हैं स्टेट्स के पास में, जैसे ट्विटर के थ्रू भी रेडिकलाइज किया जाता है, लोगों को रिक्रूट किया जाता है, आईसिस ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू रिक्रूट करती है। तो वही चीज है, सर्वेलेंस बहुत, आजकल क्राइम जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू ज्यादा क्राइम हो रहा है आजकल। दिस इज व्हाट वी सी। पहले क्या होता था, क्राइम होता था तो सर्वेलेंस बहुत आसानी थी। अब क्राइम, ऐसे ऐसे क्राइम आते हैं, नए नए नेचर के क्राइम आते हैं, समझ में भी नहीं आता, बाद में पता चलता है कि कुछ ऐसा भी हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस की जरूरत है, आज के टाइम पे स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस नहीं है। आया समझ? तो ये तो जॉन बर्टन का मॉडल था। और इसी के बारे में जोसेफ नाई क्या बोलते हैं? जोसेफ नाई आज के वर्ल्ड ऑर्डर को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो 3D चेस बोर्ड की तरह है। 3D चेस बोर्ड की तरह है, जिसमें यूनिपोलार भी है आज के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में अभी भी यूएसए की ही मिलिट्री है जो सबसे आगे है, तो एक तरीके से यूनिपोलार भी है।
लेकिन हम देखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर भी है। मल्टीपोलर कैसे? इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो इकोनॉमी वाइज बहुत आगे हैं। इसमें इंडिया भी आता है, ठीक है, एंड इसमें चाइना आता है, इसमें जापान आता है, इसमें यूएसए आता है। ये सभी मल्टीपोलैरिटी देखते हैं हम। साथ में डिफ्यूज्ड भी है। डिफ्यूज्ड कैसे है? डिफ्यूज्ड ऐसे है, सोशियो कल्चरल पावर के पर्सपेक्टिव से देखोगे आप। सोशियो कल्चरल पावर के पर्सपेक्टिव से तो डिफ्यूज्ड है, जहां पर कोई भी एक पोल नहीं है। बहुत सारे न्यूमरस ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी तो एनजीओ चल रही हैं, कितने टाइप के मतलब फंक्शंस होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे भी, सोसाइटी के बेसिस पे भी हम देखते हैं। तो डिफ्यूज्ड है। तो ये तो जोसेफ नाई का व्यू है आज के वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, तो आप ये जब बताओगे, ये तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, इसके साथ में थोड़ा सा कनेक्ट करोगे। जैसे यूएसए की जब मिलिट्री पावर बताओगे तो इसको डिटेल में बता सकते हो कि अब यूएसए की 6th फोर्स भी है विच इज द स्पेस फोर्स। तो यूएसए कितना आगे है, यूएसए की डोमिनेंस है इसमें, यूएसए की। एट द सेम टाइम इकोनॉमिक पावर में आप बता सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ग्लोबलाइजेशन के चलते जिसमें फायदा हुआ। तो आज के टाइम पे इकोनॉमिक पावर के टर्म्स में तो वर्ल्ड मल्टीपोलर है। तो ऐसी ऐसी चीजें आप बता सकते हो। तो हमारा अभी बेसिक्स कवर हुआ है, ठीक है। अभी मुझे जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन हुआ है हमारा, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अभी हमें इसको और भी कवर करना था आगे। इसको आगे कवर करेंगे अभी हम अगले क्लास में शुरू करेंगे, जिसमें हम पहले रियलिज्म शुरू करेंगे, रियलिस्ट स्कूल शुरू करेंगे। रियलिज्म में कुछ सब स्कूल्स हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में भी सब स्कूल्स हैं, इसमें 6 सब स्कूल्स हैं, इसमें 3 सब स्कूल्स हैं। 3 है, उन 3 में से में भी एक है, एक में 2 हैं, तो मतलब इन टोटल 4 ही हो गए। ये कवर करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। सो दिस इज इट। टेक योर टाइम एंड हैव सम रेस्ट। 2:30 बजे भी हमारी एक और क्लास है, उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। आई एम श्योर दैट दिस वाज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज हम ऐसी चीज़ें हमने शुरू की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप आज के वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की होगी 26 को होगी, जिसके साथ में हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे खत्म हो जाएगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। 2:30 बजे मिलते हैं। अब प्रांजल 2:30 बजे क्लास है, ठीक है। मैंने हिंदी मीडियम के जो वो पीडीएफ थी, हालांकि मैंने एक बार डाल दी है, आप लोग डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।